हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन। तो दोस्तों, फ्रिक्शन के पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन एंड किस वजह से फ्रिक्शन आता है। ओके, मतलब कॉज ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग उसके आगे ले जाने वाले हैं। आगे आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कितने तरह के फ्रिक्शन के टाइप्स हैं एंड सभी टाइप्स को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ओके, चलो तो फटाफट से रेडी हो जाओ, अपना पेन एंड कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो अपना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन को हम लोग मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड दूसरा टाइप है डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। एंड डायनामिक फ्रिक्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डायनामिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही चीज़ होता है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंडर पे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे एंड एक और टाइप पढ़ेंगे, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के अंडर पे आता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ओके, एंड डायनामिक फ्रिक्शन के अंडर पे हम लोग और तीन टाइप पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, एंड तीसरा रहेगा फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन के मेनली दो टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर पे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को समझेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझेंगे, एंड डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर पे तीन टाइप आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो तीनों को समझेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों, आज हम लोग फटाफट से जल्दी सीखेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि सारे टॉपिक जो है आपका आज के क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रिक्शन को डिफाइन कर रखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, इसको हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, आई होप आप सभी लोग जानते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो चलो तो इसको समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग एक सरफेस लेंगे, ये एक सरफेस हो गया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है। ओके, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इतना सा सरफेस, ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट पे है। चलो तो अब यहाँ पे ऐसे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया गया है P, इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है P। ओके, एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है कि इससे ये वाला बॉडी मूव नहीं होगा, लेकिन फोर्स तो अप्लाई होगा ना। इस फोर्स के सहारे इसको मूव कराने की कोशिश किया गया है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना नहीं है कि इसको ये मूव करा पाए। ओके, तो इस फोर्स की वजह से इसमें कोई भी मोशन नहीं आया है, लेकिन फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे इस फोर्स का जो इफेक्ट है, इसको रोकने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये वाला बॉडी इस फोर्स को महसूस करेगा कि हाँ, एक रेजिस्टिंग फोर्स तो लग रहा है। ये जो मेरा टच सरफेस है, जो कि सरफेस के साथ टच होकर रखा है, उसमें एक फोर्स तो लग रहा है जो कि मुझे इस तरफ धक्का दे रहा है, एंड ये वाला फोर्स इस तरफ धक्का दे रहा है। तो ये होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स एंड इसी को हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि पूरा सिस्टम देखो, पूरा सिस्टम पे क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड जिसकी वजह से ये वाला बॉडी एक फ्रिक्शनल फोर्स को भी महसूस कर रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम आपका किस में है, स्टैटिक में है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा शायद, ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कि एक बॉडी पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब बॉडी आपका रेस्ट पे ही रह जाता है। ओके, एंड उसी हालात पे वो वाला बॉडी जो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है,
उस बॉडी में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अभी डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन फटाफट से लिखो। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूँ आज, स्लो मोशन पे लिखूंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स experienced by the body under the action of external force when the body remains at rest or static। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। बात समझ में आया? देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग frictional force up to a certain limit, certain value। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। मतलब कैसा कि एक ये बॉडी हमारा ऐसा था, ये सरफेस में था, इसमें हम लोगों ने क्या लगाए हैं? पी फोर्स लगाए हैं, लेकिन इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एंड यहाँ पे एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, फोर्स का जो वैल्यू है, उसको हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा हम लोग फोर्स दे रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, इसको हम लोग जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट है उसका, ठीक है, कि जिसके आगे ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं हो सकता है। इसके आगे अब क्या होगा? इसके आगे फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना फोर्स हो गया है कि ये वाला फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, एंड ये बॉडी जो है वो आगे की तरफ चलने लगेगा। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, फोर्स के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फोर्स अगर बढ़ेगा तो वो और भी बढ़ेगा, ठीक है ना, एंड फोर्स अगर कम होगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगेगा, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स अप टू सर्टेन लिमिट। तो एक सर्टेन लिमिट तक या फिर सर्टेन वैल्यू तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका खुद को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अभी हम लोग चले आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है। मैंने क्या कहा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, तो ये अपने आप को रेज करा सकता है, ये अपने आप को क्या फोर्स के हिसाब से रेज करा सकता है, बढ़ा सकता है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक ये फोर्स अपने आप को बढ़ा सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द मैक्सिमम वैल्यू अप टू व्हिच static friction can rise। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है दोस्तों? द मैक्सिमम वैल्यू अप टू व्हिच स्टैटिक फ्रिक्शन कैन राइज एंड बैलेंस अ गिवन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। एंड क्या कर सकता है? एंड बैलेंस अ गिवन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एंड beyond which
इट कैन नॉट बी राइज, इट कैन नॉट बी रेज्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन राइज कर सकता है, जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है। ओके, एंड जो एक्सटर्नली गिवन जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है बाहर से, उसको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, एंड उसके आगे वो और रेज नहीं हो सकता है, और ज़्यादा बन नहीं सकता है। उसी वैल्यू को हम लोग, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड फोर्स का जो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपका फ्रिक्शन हो गया, ये आपका फ्रिक्शन, एंड ये फोर्स हो गया। ठीक है, ओके। तो जो ग्राफ होगा फ्रिक्शन एंड फोर्स के बीच में, फोर्स को हम लोगों ने नीचे रखे हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसके ऊपर डिपेंड है। फोर्स लगेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा ना। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो फोर्स को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे। एक किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग ऐसे फोर्स को लगाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से लगाना स्टार्ट करेंगे फोर्स को। तो फोर्स को हम लोग जब इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे, तो फ्रिक्शन जो है वो भी ऐसे इंक्रीज़ होता रहेगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, जितना फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी उतना बढ़ेगा, जितना फोर्स हम लोग बढ़ाते रहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही बढ़ते रहेगा। कहाँ तक? इसका भी एक लिमिट है, तो ये मान लेते हैं मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ तक फ्रिक्शन जो है रेज हो सकता है, यहाँ तक बढ़ा है। एंड इससे आगे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, ये पॉइंट हमें मिला। मतलब इतना फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन जो है इतना बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या होगा कि फ्रिक्शन तो इससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकता। यही उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यही क्या है? ये वाला पॉइंट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इससे आगे जो है फ्रिक्शन नहीं जा सकता है। तो फिर क्या होगा? उसके बाद एक सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा, ऐसे एक ड्रॉप देखने को मिलेगा कि इससे आगे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन जो है वो घट जाएगा, एंड उसके बाद कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? फोर्स को हम लोग यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किए हैं, इस बॉडी में हम लोगों ने फोर्स को लगाना स्टार्ट किए हैं, फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स का वैल्यू जो है यहाँ तक चला गया है, एंड जिसकी वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम तक पहुँच गया है। इससे आगे अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं तो फिर फ्रिक्शन का वैल्यू उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू था, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। एंड इसके आगे फोर्स लगाएंगे तो वो आपका जो फ्रिक्शन है वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इसके बाद जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, ठीक है ना। चलो ये ग्राफ भी फटाफट से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रीच्ड, मतलब अगर फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग तक पहुंच गया है तो उसके बाद क्या देखने को मिला है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो उसमें सडन ड्रॉप देखने को मिला है, वो घट रहा है, अचानक से वो घट रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट है, घट जाने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है। इसी बात को हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, इसी बात को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन is reached, after limiting friction is reached, then a sudden drop in friction happen। ठीक है, या फिर occurs and the body starts moving। ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच जाने के बाद क्या होता है? फ्रिक्शन पे एक
घटाव देखने को मिल रहा है, अचानक से एक घटाव देखने को मिल रहा है। एंड जो बॉडी है वो आपका क्या है, जो बॉडी है वो आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड यहाँ पे फोर्स एंड फ्रिक्शन के बीच में एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है कि फोर्स के साथ फ्रिक्शन कैसे बढ़ता है। ये आपका इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन का, एंड ये सेल्फ एडजस्टिंग इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, इसीलिए तो देखो फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके आगे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन में घटाव देखने को मिल रहा है एंड बॉडी जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अभी बात करते हैं डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में। डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन पे बॉडी जो है वो स्टैटिक कंडीशन पे रहता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन डायनामिक फ्रिक्शन पे क्या है कि बॉडी आपका मोशन पे रहता है। ओके, इस ग्राफ का हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अभी उसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे क्या है, पूरा पार्ट आपका डायनामिक फ्रिक्शन का है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर फोर्स थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो बॉडी आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मोशन पे चला आता है। मोशन पे चला आता है मतलब वो डायनामिक फ्रिक्शन वहाँ पे डेवलप होगा। ओके, ठीक है ना। चलो अभी हेडिंग लगाएंगे डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, कुछ भी हेडिंग लगाइए या फिर दोनों को ही लिखिए, डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन और क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है दोस्तों, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम है। तो देखो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के साथ कांटेक्ट पे रहता है एंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट करता है, तब उस वक्त जो बॉडी है वो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को महसूस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। जैसे देखो यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो बॉडी है आपका v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वाला बॉडी क्या है, ये वाला बॉडी मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ वाई ये आपका मूव कर रहा है। तो इसी कंडीशन पे इस सरफेस पे आपका एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन से कंडीशन पे हो रहा है, जब ये वाला बॉडी आपका मोशन पे होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ओके, समझ में आया बात। जब बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट करता है, उसी वक्त मतलब उस सिचुएशन पे ये जो बॉडी है वो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को महसूस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी आपका मोशन पे है तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे महसूस होगा वो आपका क्या होगा, डायनामिक फ्रिक्शन होगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इससे आगे हमें उतना जानना नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग इसके बाद लॉ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तब हम लोग और भी चीज़ों को थोड़ा सा डीप से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स को देख रहे हैं, टाइप्स को थोड़ा सा समझ रहे हैं एंड उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, तब जाके हम लोग थोड़ा बहुत ये सारे टाइप को और भी डीप से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है क्या आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस experienced by the body during its motion over the surface of another body. कॉन्टैक्ट, ठीक है।
Frictional resistance experienced by the body during its motion over the surface of another body that are in contact is called dynamic और kinetic friction. ठीक है, ये होता है आपका kinetic friction. ओके चलो इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे, इसके आगे डायनामिक फ्रिक्शन के अंडर पे और भी 3 फ्रिक्शन आता है. एक तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, तीनों को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एंड तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन. देखो जब एक बॉडी दूसरे किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मूव करता है, मतलब स्लाइड होता है, वो भी तो मोशन होता है ना. ओके जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड करके जा रहा है, मतलब वो तो मोशन पे है, तो इसलिए हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे वहाँ पे. एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई ऐसे पहिया है जो कि रोल होते होते आगे जा रहा है, घूम घूम के आगे जा रहा है, तो वहाँ पे भी वो भी एक मोशन है. ठीक है, तो वो भी आपका डायनामिक फ्रिक्शन के अंडर पे आता है. एंड फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड के अंदर अगर कोई चीज़ फ्लो करता है, ठीक है, ये आपका एक फ्लूइड है मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी बॉडी जो है वो फ्लूइड के भीतर क्या है, मोशन पे है. तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, एक एक करके समझेंगे. पहले हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझते हैं. व्हाट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना. फटाफट से देखते हैं, एकदम सारी चीज़ों को एकदम हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे. अभी हम लोग बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना. तो देखो हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझा है कि एक लिमिटिंग वैल्यू तक, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है. लेकिन उसके आगे अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देता है. मूव बोले तो आपका स्लाइड होना स्टार्ट कर देता है. एंड स्लाइड होते वक्त वो जो बॉडी है जो कि स्लाइड हो रहा है, वो बॉडी जो रेजिस्टेंस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके समझ में आया बात? जैसे कि ये हम लोगों ने देखा है, ऐसे एक बॉडी है, ये आपका एक सरफेस में ऐसे रखा है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाए हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स P लगाए हैं, ठीक है. इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए हैं कि इससे ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है. फोर्स तो हम लोगों ने लगाए हैं लेकिन ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है. ओके तो धीरे धीरे हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऐसा आपका इससे क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इस फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा. उसी सिचुएशन पे ये वाला बॉडी एक रेजिस्टेंस महसूस करेगा. ओके जब ये स्लाइड हो रहा है तब इस सरफेस में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे था फ्रिक्शनल फोर्स. ओके जब ये वाला बॉडी आपका स्टैटिक में था, रेस्ट में था, तब भी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स था. जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तब भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा. लेकिन जब ये वाला बॉडी मूव करेगा तब इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके तो डेफिनेशन को समझो, पहले डेफिनेशन को समझो. इतना ही छोटा सा बात है, बहुत ही सिंपल सा बात है. डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स स्लाइडिंग over the surface of another body, ठीक है, surface of another body. Sliding friction क्या है? Sliding friction is the frictional force experienced by the body during its sliding over the surface of another body. जब कोई बॉडी
दूसरे किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है, तब जाके वो वाला बॉडी जो रेजिस्टेंस फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ऐसा। ओके, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोगों ने ग्राफ को अभी भी देखा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ओके, तो ये था आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। जब एक वस्तु किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, तब वो वाला वस्तु जो फ्रिक्शनल फोर्स को महसूस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, चलो इससे आगे हमें नहीं जानना है उतना ज़्यादा। अभी हम लोग बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? तो हेडिंग लगाओ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? देखो, किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल होते होते आगे जाएगा, ठीक है, तो उस वक्त वो वाला ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करेगा, उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बात कुछ ऐसा है कि एक ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसा आपका रोलिंग होते होते, ऐसे रोलिंग होते होते, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है। तो इसी सिचुएशन पे ये वाला ऑब्जेक्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे महसूस करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे महसूस करेगा? दैट इज द पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट पे होगा सरफेस के साथ, उसी जगह पे आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स को वो महसूस करेगा। ओके, जो कि इसको इसके रोलिंग को रोकना चाहेगा, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोलिंग होने नहीं देगा। ओके, इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का डिफरेंशियल फटाफट से आप लिख लीजिए, एंड रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force which opposes the rolling of one body over the surface of another body is called rolling friction। ठीक है, ओके। एंड रोलिंग फ्रिक्शन की होता है दोस्तों? रोलिंग फ्रिक्शन आपका आता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आता है? रोलिंग फ्रिक्शन is due to the deformation of a surface, of the surface लिखिए तो बेहतर रहेगा, of the surface। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन is due to the deformation of the surface under the action of rolling force, under the action of rolling force। ठीक है, तो किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है इसको हम लोग अभी समझते हैं। देखो, ऐसे मैं यहाँ पे क्या किए हूँ, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर एक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोलिंग हो रहा है। तो इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पे ये वाला बॉडी आपका इस सरफेस के साथ टच पे रहेगा, तो यहाँ पे ये सरफेस का कुछ इस तरह सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा, वो नीचे की तरफ पिचक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये बॉडी टच पे रहेगा इसके साथ, वो यहाँ पे पिचक जाएगा। इस तरह का डिफॉर्मेशन क्यों आता है? क्योंकि इस बॉडी में एक रोलिंग फोर्स एक काम करता है, जो कि इसको रोल कराता है, एंड इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे एक आपका क्या आता है, एक डिप्रेशन या फिर डिफॉर्मेशन। ओके, तो इसी की वजह से आपका आता है रोलिंग फ्रिक्शन। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। अभी पहले तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि क्यों होता है डिफॉर्मेशन एंड क्यों होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन।
अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिक्चर को जो है वो ऐसे लार्ज करके ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, एंड इसके ऊपर क्या रहेगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया। देखो इस ऑब्जेक्ट में एक रोलिंग फोर्स लग रहा है, ऐसे पी ऐसे एक रोलिंग फोर्स लग रहा है जो इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से इसका एक वेट भी तो रहेगा ना। वेट किधर काम करेगा, वेट आपका नीचे की तरफ काम करता है, डब्लू, ठीक है। वेट आपका किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। ये रोलिंग फोर्स हो गया, ये वेट हो गया, ये दोनों की वजह से ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सरफेस के साथ कहाँ पे कांटेक्ट पे है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट पे है। ये जो वेट है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, एंड दोनों फोर्स के कम्बिनेशन की वजह से सरफेस में एक थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा, जस्ट छोटा सा डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हम लोग उसको खाली चोक से, खाली आँख से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप लगाना होगा तब जाके हम लोग इस वाले डिफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फ्रिक्शन के कॉज में हम लोगों ने देखा था कि सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ हो उसमें बहुत सारे अंडुलेशन रहते हैं, बहुत सारे आपका एलिवेशन एंड डिप्रेशन रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से कांटे की तरह। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन पे भी वैसा होता है, जब ये कोई ऑब्जेक्ट दूसरे किसी सरफेस के ऊपर रोल होता है ना, तो सरफेस में थोड़ा सा एक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, ये होगा आपका डिफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो पी फोर्स है, इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, एंड ये पूरा बॉडी कहाँ पे इस सरफेस के साथ कहाँ पे कांटेक्ट पे है, इस वाले पॉइंट पे। चलो पॉइंट ओ नाम देते हैं इसका। ओके, एंड ए पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, एंड वेट उसी के पॉइंट के थ्रू लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये जो पूरा सिस्टम का जो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, रोलिंग फोर्स का जो पूरा इफेक्ट है वो यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। ओके, एंड हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ भी जानते हैं, अगर इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, एक्शन लग रहा है, तो इसका ऑपोजिट एंड सेम रिएक्शन भी तो रहेगा यहाँ पे, ऐसे इस पॉइंट के थ्रू ऐसे रहेगा ना, ठीक है। इसको हम लोग R0 मान लेते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग इस R0 का, ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, ये अगर एंगल आपका थीटा है, तो R0 का हम लोग एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये पॉइंट भी आपका थीटा होगा, ये पॉइंट थीटा है तो ये पॉइंट थीटा होगा, तो ये होगा आपका R cos थीटा, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करते हैं, हम लोग वो पॉइंट के अबाउट सारे फोर्स का एक क्या लेते हैं, सारे फोर्स का एक हम लोग मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O and considering equilibrium moment, equilibrium condition। ये पूरा सिस्टम को हम लोग अभी इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो फिर क्या रहेगा, जो P फोर्स है एंड P से इसका मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो ये AC होगा इजिकल टू क्या है, दूसरा है आपका W। ओके, W इजिकल टू W इंटू इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, CO, ठीक है। एंड ये R cos थीटा या फिर R0 का कोई भी मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो R cos थीटा या फिर R0 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो O पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, दैट इज वाई R cos थीटा या फिर R0 का कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी मोमेंट नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, P इजिकल टू AC को हम लोग R मानेंगे, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बहुत ही छोटा डिप्रेशन है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दैट इज R हो गया, एंड W इंटू ये वाला आपका डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस को L मान लेते हैं, दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे क्या है कि ये जो P फोर्स है, ये इसको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसको रोक रहा है कौन, उसके ऑपोजिट दिशा में जो फोर्स लगेगा, मतलब R cos थीटा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ठीक है, R cos थीटा इजिकल टू P। ओके, R cos थीटा इजिकल टू P। तो यहाँ पे क्या है, ये R cos थीटा P को रोक रहा है, एंड इसी R cos थीटा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी R cos थीटा को हम लोग कहते हैं आपका क्या कहते हैं, रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। R cos थीटा इज रोलिंग रेजिस्टेंस।
ओके, आर cos थीटा रोलिंग रेजिस्टेंस एंड एल को क्या कहते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, आर cos थीटा क्या हो गया, रोलिंग रेजिस्टेंस, एंड एल हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो रोलिंग होता है वो किस वजह से होता है, तो यहाँ पे देखो आप दो फोर्स, एक तो आपका पी फोर्स एंड ये क्या है, ये आपका दैट इज द आपका रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, पी आपका है रोलिंग फोर्स एंड ये है रोलिंग रेजिस्टेंस। दोनों ही क्या करेगा इसको, ये इसको इस तरफ ले जाएगा, ये इसको इस तरफ ले जाएगा, मतलब दोनों ही आपका क्या है, ऑपोजिट फोर्स है। एंड देखो ये दोनों ही फोर्स पैरेलल फोर्स है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी है। तो इस तरह का फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऑपोजिट फोर्स एंड इक्वल फोर्स। ऑपोजिट फोर्स एंड इक्वल फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल। ठीक है, तो दोनों ही कपल मिलके इस बॉडी को रोलिंग कराएगा। ओके, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे ऐसे एक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो ये इस तरफ उसको खींचेगा एंड ये इस तरफ उसको खींचेगा, तो पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा। ओके, तो रोलिंग क्यों होता है, ये दोनों फोर्स के कपल इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब उसको बात को भी आप लिख सकते हैं, रोलिंग ऑफ द बॉडी occurs due to the couple effect of r cos theta and p। ठीक है, p एंड r cos theta के कपल इफेक्ट की वजह से बॉडी में रोलिंग आता है। दैट इज ऑल अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं दोस्तों। फ्लूइड फ्रिक्शन बोले तो आपका विस्कोसिटी को भी फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो डेफिनेशन आपका हेडिंग लगाओ फटाफट से, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? When a body moves through a fluid, it experiences an opposing force. This opposing force offered by the fluid is called fluid friction. When a body moves through a fluid, ठीक है, it experience a opposing force। ठीक है, this opposing force offered by the fluid is known as फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी फ्लूइड के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, फ्लूइड के भीतर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब वो वाला ऑब्जेक्ट एक ऑपोजिंग फोर्स, एक रेजिस्टिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। एंड यही ऑपोजिंग फोर्स जो कि फ्लूइड उसको देता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो फ्लूइड फ्रिक्शन depends upon the size, shape of the body that is in motion। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी का साइज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है ना, दैट इज़ वाई आप लोग देखिएगा जो शिप्स होते हैं, जो बोट होते हैं, उसका शेप कैसा किया जाता है, कुछ
ऐसा स्ट्रीमलाइन शेप किया जाता है, कुछ ऐसा ऐसा आपका शेप किया जाता है, ठीक है। उसके सामने क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। एरोप्लेन का देखिए, एरोप्लेन का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एरोप्लेन का शेप भी कुछ ऐसा होता है, ओके। आगे की तरफ क्या होता है, कुछ इस तरह का नुकीला होता है, ओके। तो जब शिप वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है, वाटर क्या है, एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड उसको रेजिस्टेंस देगा ना, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को घटाने के लिए उसका शेप कुछ इस तरह से किया जाता है। या फिर एरोप्लेन की बात करें, जेट प्लेन की बात करें, तो एयर भी एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड के थ्रू जब एरोप्लेन आगे जाएगा तो उसको भी रेजिस्टेंस देगा फ्लूइड, मतलब एयर उसको भी रेजिस्टेंस देगा। उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो एरोप्लेन का शेप है आगे की तरफ ऐसा नुकीला किया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आज हम लोगों ने तो कंसेप्ट लिया है, एंड सारे टाइप्स के डेफिनेशन भी देखे हैं। तो सारे टाइप्स के डेफिनेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉज क्या होता है। उसके साथ हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन का भी लॉ देखेंगे, ओके। कुछ बातें हैं जो कि हमें जानना है, एंड एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तीन चार लॉ हमें लिखना होता है, 3-4 बातें हमें लिखना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, ओके दोस्तों। चलो, तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट नॉट प्रॉब्लम, सारे डेफिनेशन आज हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।